क्या हाल चाल। तो आज हम क्लास 10th साइंस के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज फिर हम 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो भी 2 मार्क्स के। और कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, इग्नोर बिल्कुल नहीं करिएगा। आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि डिफाइंड कोरोजन एंड मेंशन टू मेथड टू प्रिवेंट। भाई कोरोजन है क्या, उसको पहले डिफाइन करना, परिभाषित करना, और उसको रोकने के उपाय भी बताना, उसके प्रिवेंशन क्या है। तो पहले बात करते हैं कि लोहे पर रस कैसे लगती है। तो याद रखिएगा, द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद एयर और मॉइस्चर। मेटल क्या करती है, लोहे का जो आर्टिकल से है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की एयर मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब पानी के साथ में कॉम्बिनेट करता है और एक केमिकल रिएक्शन कर लेता है। और ये केमिकल रिएक्शन क्या करती है, लोहे के ऊपर एक रस तैयार कर लेती है। तो उसको हम बोलते हैं संक्षारण या कोरोजन। बात समझ में आ रही, ये होते कैसे है। तो थोड़ा सा उसको हम लाइटली समझ ले कि जैसे मान लो, ध्यान समझिए, लोहे का एक टुकड़ा है। तो ये लोहे का टुकड़ा क्या करता है, ये आयन में बदलता है। किस में बदलता है, आयन में। और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। बात समझे कि नहीं। मैं थोड़ा लाइटली हल्के से, ये एक मैकेनिज्म है, लेकिन आपके 10th के लेवल से हमें ज्यादा इसको नहीं करना, बस जो है थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए। तो ये आयन जो बदला, पहले तो ये सॉलिड फॉर्म में था, लोहे का टुकड़ा सॉलिड था, ये आयन में बदल गया। अब आयन में बदलने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये आयन कितने हैं, 4 आयन है। अब ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में, मान लो हमने इसको 3 मोल ऑक्सीजन ले लिया, और ये वाटर के साथ में, पानी के साथ में, मतलब मॉइस्चर के साथ में मान लो ये 4 मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो ये कंबाइन हो जाते हैं। जब ये कंबाइन होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करेगा, ये तो आयरन है भाई, आयरन आयन है, इसको हम आयरन आयन बोलते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये कौन है बेटा, ऑक्सीजन है, और ये कौन है, पानी। तो ये जब कंबाइन होते हैं तो ध्यान से समझना, Fe2O3 और हाइड्रोजन आयन बदलते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयन बदलते हैं, ये कितने बदलते हैं, इसको बैलेंस कर लो पहले। मैं स्पेस ले लेता हूं, यहां पर ही हाइड्रोजन आयन है। तो भैया ये तो 2 मोल हो जाएंगे, और यहां पर ये इसको ऐड कर दो, 4 दूना 8 हाइड्रोजन आयन मिल गए। लेकिन ये जो Fe2O3 बना, ये वापस क्या करेगा, ये वापस क्या करेगा बेटा, ये पानी के साथ में, पानी के कई सारे मोल होंगे। तो हम मान ले कि Fe2O3 प्लस X वाटर मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होगा तो Fe2O3 XH2O बनाएगा। मतलब यही तो है रस्ट, इसी को हम बोलते हैं रस्ट। मतलब रस्ट की अगर हम डेफिनेशन दे तो रस्ट कैसे बनता है कि भाई जब मेटल क्या करती है, स्लोली ऑक्सीजन और वाटर के साथ में कंबाइन होती है तो एक रस्ट लेयर बना लेती है। तो ये जो लेयर बनना होता है, इसी लेयर को हम बोलते हैं कोरोजन। ओके, अब इनको मतलब रोकना है, प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं भाई, उस पर पेंट कर देते हैं, है ना, उस पर दूसरी मेटल को लैपिंग कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझो, देखो यहां पर आपको दिखाई दे, जैसे ये लोहे का एक आर्टिकल, इस पे क्या किया जाता है, प्रोटेक्टिंग लेयर तैयार की जाती है, कोटिंग की जाती है। आपने देखा हो जो अपन रेलिंग होती है मेटल की, अब भैया उस पर रस ना लगे, मॉइस्चर के साथ में कंबाइन होकर कोई जंग ना लगे, तो उस पर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। हम गाड़ियों में ग्रीस ऑयल करते हैं, क्योंकि रस ना लगे। ऐसे ही गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर लैपिंग कर दी जाती है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। तो ये प्रिवेंशन है कि हम किसी भी लोहे को या किसी भी मेटल को रस लगने से रोकते करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड 1 यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। भाई बेकिंग सोडा का यूज भी लिखना है आपको और इसका फॉर्मूला भी लिखना। तो देखो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अच्छा, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका ये केमिकल नेम है बेटा। क्या है बेटा, ये केमिकल नेम। ओके, तो भाई केमिकल नेम इसका ये लिखोगे आप। सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया बेकिंग सोडा, और इसको हम इस तरीके से केमिकल नेम लिखते हैं, है ना। ये कौन है बेटा, बेकिंग सोडा। कौन है, बेकिंग सोडा। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहां होता है, तो देखो बेटा इसका इस्तेमाल कहां होता है भाई, घर पे आप जब भी देखोगे इडली डोसा, है ना, ब्रेड पकौड़ा जो भी बनाया जाता है उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है ना। मम्मी बेकिंग सोडा क्यों डालती है, क्या कारण है, तो देखो पहले तो उसको फूलने के लिए डालती है। फूलने का कारण क्या है कि जब इसको डाला जाता है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको जब डाला जाता है तो इसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा क्या करता है, जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या होता है, ब्रेक होने लगता है, जिससे क्या होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस उसमें इकट्ठे हो जाती है वो फूल जाता है, और फूलने के कारण क्या हो जाता है, वो आसानी से पक जाता है। तो याद रखिएगा
इसीलिए हम कहते हैं बेकिंग सोडा एक लिविंग एजेंट कहलाता है। लिविंग एजेंट क्यों? क्योंकि ये पकाने में हेल्प करता है। जब वो फूलता क्यों है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो ये इसलिए लिविंग एजेंट भी कहलाता है। अच्छा, क्लीनिंग के काम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, फर्श साफ करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आ गई बात समझ? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, उसका यूज अच्छे से देख लेना। ओके, अगली बात करते हैं हम किसकी बेटा? डिफाइंड द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? तो याद रखिएगा, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में, मान लो एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, इनके दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे। मतलब एक एटम ये और दूसरा एटम ये, दोनों ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली, तो इनके बीच में क्या हो गया? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यही कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो इसको ड्रॉ के द्वारा समझे। जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि यहां पर दो एटम है। कितने एटम है? दो हाइड्रोजन के एटम लिए, एक ए और एक ये बी। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी बॉन्ड को, जो कि शेयरिंग होने पर हो रहा है, उसी बॉन्ड को शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, जितने शेयरिंग होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई तो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो दो बॉन्ड बनेंगे। तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहां तीन तीन बॉन्ड बनेंगे। तो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है। तो याद रखना, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उससे जो बॉन्ड बनता है, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? राइट द टू नेम ऑफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन। कार्बन से क्या क्या बने हैं? नेचर में क्या क्या बने? तो डायमंड बना है और ग्रेफाइट बना। तो डायमंड ग्रेफाइट क्या हुए? एलोट्रॉप्स। किसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं बेटा? ये कार्बन के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ का? आपको क्या करना है बेटा? डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर याद रखिएगा वो 6 होता है। ऐसा ही ऑक्सीजन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है बेटा? वो 8 होता है। आ गई बात समझ? आउटर सेल में, आउटर मतलब सबसे बाहरी सेल, आउटर सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? आउटर सेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप बात करते हैं जैसे ये कार्बन है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2, अच्छा मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूं, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन कितने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता ना, 2 ऑक्सीजन है इसमें। तो भाई एक ऑक्सीजन हमने इधर लिख दिया, एक ऑक्सीजन इधर लिख दिया। अब देखो ध्यान से, तो भैया इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब देखो, पहले तो आपको पता है ना कि ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो, ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, ये आपस में शेयरिंग करेंगे, ये आपस में शेयरिंग करेंगे। तो आप क्या देखोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो हो गए, तो 2 इधर बने 2 इधर बने। इसका मतलब है कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस तरीके से हम शेयरिंग करके बनाएंगे ये डॉट स्ट्रक्चर। ओके, आप इसको ऐसे भी गोला लगा के भी बता सकते हो। कहीं इसको गोला लगा देते हैं, जैसे इसने क्या करा, कार्बन ने इससे क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये ले लिए, तो इसके पास हो गए 8, 2 2 4 2 6 2 8। ऐसा ये इसके साथ में ये ले लेगा, ये इसके साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो देखो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये कहलाता है डॉट स्ट्रक्चर। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, तो कार्बन शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में देखो शेयरिंग कर रहा है, इसका हिसाब से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। भाई मीथेन अभी जस्ट बताया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, आउटर सेल में कितने? 4। तो भाई ये लिया कार्बन, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन लिखो 1 2 3 4। इसी तरीके से हाइड्रोजन ले लो, 4 हाइड्रोजन ले लो। कितने? 4 हाइड्रोजन, और चारों हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4। ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर। तो भैया क्या करो, कार्बन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, चारों हाइड्रोजन से, तो उसके पास हो जाएगा 8। अब हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन वो भी लेगा। तो देखो इस तरीके से शेयरिंग हो गई। तो यहां पर आप मीथेन का डायग्राम इस तरीके से देखोगे। ओके, तो आप यहां पर देखो, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए और हाइड्रोजन 4 जोड़े। तो आपसे पूछ ले कभी कि कार्बन और मीथेन, मतलब मीथेन का पूछ ले कि मीथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते? तो 1 2 3 4, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं मीथेन के अंदर। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है डिफाइंड वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? अरे वैलेंसी तो वही है ना जो अभी मैं बता ही रहा था। देखो, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी अपने पास रखता है कोई भी एटम, जिस भी एटम या परमाणु के पास कंबाइनिंग होने के लिए, शेयरिंग करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है या इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कार्बन, कार्बन के आउटर सेल में 4 है तो इसको 4 चाहिए, तो ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने? 6, और इसको 2 चाहिए, तो 2 इसकी क्या हुई? वैलेंसी। तो ये कहलाती है वैलेंसी। याद रखिएगा, वैलेंसी उसकी जरूरत है, जरूरत ही उसकी वैलेंसी कहलाती है किसी भी एटम में। जैसे सोडियम, सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये किसी को दे देगा तो मतलब ये क्या हुआ? पॉजिटिव 1, इसकी वैलेंसी दे रहा ना किसी को, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई भाई? कितनी हुई? +1। ऐसे क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने होते हैं? 7, सबसे बाहर वाले 7। अरे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं बोला ये कहां से आया, 7 कहां से, ये भी देखो। तो देखो, अगर हम इसको ऐसे समझ ले कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो पहले KLM, तो पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरे में 1, हो गया 11। तो आउटर सेल हुई ना ये, तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो +1 दे दिया, इसकी +1 क्या हो गई? वैलेंसी हो गई। +1 क्या हो गई बेटा? इसकी वैलेंसी हो गई। और दे रहा है इसलिए पॉजिटिव, क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसी तरीके से क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो पहली K में कितने होते हैं? 2, है ना, 2 होते हैं। उसके बाद 8 तीसरे में, फिर 8, तो हो गया 8 2 10, और 10 और 8 17 हो गए। तो कम कर दो भाई, कम कर दो, 7 लिख दो। अब 7 मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ये हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव लेने वाला नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई बेटा 1 माइनस का। तो यह बात वही तो लेके किसी भी परमाणु की बंद बनाने की क्षमता, मतलब जो बंद बनाने के लिए जितनी क्षमता होगी, जितने इलेक्ट्रॉन उसको जरूरत है, ये लेगा या देगा, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। आई होप कि आपको वैलेंसी समझ में आई होगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन आइसोटोप्स की। इसको अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? कि व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो टेस्टिस है उसका क्या काम है, वो क्या करता है? तो याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को बनाता है। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म बनाता है। दूसरा, सीक्रेशन ऑफ द मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। तो भैया टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म बनाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। एक्चुअली में ये मेल की कहानी है। मेल के अंदर टेस्टिस में, कहा बेटा? टेस्टिस में, याद रखिएगा, टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। स्पर्म बनता है मतलब शुक्राणु बनता है, और उस हार्मोन से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। तो भैया ये इसी हार्मोन्स को हम सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेट और रिसेसिव। ओके, तो मेंडल ने, भाई याद रखना, मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और सिद्ध किया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रभावी और अप्रभावी, मतलब डोमिनेट और रिसेसिव होते हैं। तो ऐसे कैसे, उन्होंने कैसे क्या करा? तो याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या करा, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करा, 2 टाइप के पौधे लिए। एक टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट, लंबा पौधा है ना, एक बोना पौधा, द्वार पौधा। ये है टॉल प्लांट लिया उन्होंने, क्योंकि पी प्लांट पर, स्वीट पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने हाइट कैरेक्टर्स मान के उसका हमने क्रॉसिंग करा। तो उन्होंने क्रॉसिंग ऐसे ही किया। ऐसे ड्वार्फ ले लो, ये ड्वार्फ हो गया। बोना प्लांट, छोटा पौधा, बोना पौधा। तो याद रखना, उन्होंने ये कैरेक्टर्स को बोला डोमिनेंट। क्या बोला इन्होंने इसको? डोमिनेंट। क्यों बोला डोमिनेंट? ये डोमिनेंट इसलिए बोला, ध्यान समझना, डोमिनेंट इसलिए बोला कि ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो अगली जनरेशन में जाते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को शो अप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपने आप को शो अप। ये क्या कहलाते हैं? रेसेसिव कहलाते हैं। रेसेसिव क्यों कहा? क्योंकि ये अपने आप को छुपा देते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं होते, अपने आप को छुपा देते हैं, लेकिन ये अगली जनरेशन में वापस प्रकट हो जाते हैं, है ना। जैसे भगवान देवी देवता एकदम अचानक प्रकट हो जाते हैं ना, ऐसे ये प्रकट हो जाते हैं। तो भैया पहले देखो, ये कैपिटल टी और इसका एक स्मॉल टी ले लो, ये हो गया हमारा गैमेट, और इन दोनों को क्रॉस करा तो देखा उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में आप अगर देखोगे तो देखो मैंने क्या करा, इसको वापस क्रॉसिंग करवा दी, अब स्मॉल टी लिया। अब दोनों के गैमेट बना दो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब देखो ध्यान से, इसका इससे क्रॉस करा तो कैपिटल टी, इसका इससे क्रॉस करवा दे स्मॉल टी। तो देखो अगली जनरेशन में वापस प्रकट हो गए, अगली जनरेशन में वापस प्रकट हो गए। लेकिन देखो F1 जनरेशन में कौन सा पौधा मिला था? केवल टॉल प्लांट मिला। ड्वार्फ कहां चला गया? छुप गया। अपने आप को क्या करा F1 जनरेशन में उन्होंने, और ये F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में तो वो दिखे ही नहीं थे, है ना, तो ये कैरेक्टर्स आपको वहां दिखे ही नहीं, छुपे। और अगली जनरेशन में देखो वापस मिल गए F2 जनरेशन में। इसका मतलब है मेंडल ने बोला कि भैया
इंसान के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर से है उसमें डोमिनेट और रेसेसिव होते, मतलब प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी होते हैं जो अपने आप को हर एक जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को स्वैप करते हैं, लेकिन रेसेसिव वो होते हैं जो क्या होते हैं, अगली जनरेशन में, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जाते हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और फिर वो अचानक प्रकट हो जाते हैं, उसी को हमने बोला है रेसेसिव। ओके, आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है डिफाइंड द इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है, देखो, इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन। भाई माता पिता से, भैया माता पिता से, ध्यान सुनो, मदर और फादर से क्या होता है, जीन के माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा, जीन के माध्यम। ये जो जीन है ना, ये क्या करते हैं, अगली जनरेशन में क्या करते हैं, कैरेक्टर लेके जाते हैं, ट्रेट लेके जाते हैं, ट्रेट्स लेके जाते हैं, कहां पर, ऑफस्प्रिंग में। इसका मतलब है यहां पर ट्रेड का जीन के माध्यम से ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेड्स कहलाता है। और वो कैरेक्टर जो जाते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। इससे पहले मैंने हेरिडिटी पढ़ाया था, इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने हेरिडिटी पढ़ाया था, वहां पर आपको यही प्रोसेस मैंने बताई थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में इससे पहले मैंने वीडियो में भी बताया इनहेरिटेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलने वाले 10 क्वेश्चन लेकर। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूं, ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपोर्टेंट। अगले वीडियो में हम अब 4 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत शानदार तरीके से ड्रॉ के द्वारा एक्सप्लेनेशन होगा, पूरा प्रॉपर आपको कैसे लिखना है सब कुछ उस वीडियो में मिलेगा आपको। ओके।